Okay, ji, today we are continuing with the chapter number 2 and we wanted it to complete in the previous session, लेकिन हम उसमें complete नहीं कर सके। ये PMO वाला एक टॉपिक रह गया था, थोड़ा सा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, तो we will quickly go over it और फिर हम उसके बाद थर्ड चैप्टर की तरफ जाते हैं, क्योंकि फिर अल्टीमेटली हमने चीजों को कंप्लीट भी करना है। यहाँ पे सर 2.4.4.3 जो बुक में है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टाइप्स के अंदर, क्योंकि पीएमओ भी हमने जो कल बात की थी, लास्ट क्लास में बात की थी, पीएमओ इज आल्सो अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नॉट अ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बट चूंकि ये तमाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बंदोबस्त, प्रोजेक्ट मैनेजर्स या प्रोजेक्ट्स का बंदोबस्त संभालता है, तो और खुद ये प्रोजेक्ट नहीं है, पीएमओ खुद प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स इसको रिपोर्ट करते हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशन में पीएमओ एग्जिस्ट करता है, तो दिस बिहेव लाइक अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो एक अलग किस्म का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेक्ट्स को संभालने का काम करता है, या उनका जो रिपोर्टिंग और हिसाब किताब करने का काम करता है। पीएमओ के रोल को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और उसके अलावा इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि हम किस किस किस्म के पीएमओ बना सकते हैं। तो ये जनाब एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो कि तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी गवर्नेंस के प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करता है। अब गवर्नेंस हम बात कर चुके हैं, गवर्नेंस क्या चीज है। देखिए, एक तो है सिस्टम और एक है गवर्नेंस। सिस्टम जो चलता है, सिस्टम हम बनाते हैं कि कौन से काम करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, ये हमारा सिस्टम है। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग डेवलप करेंगे कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, टूल्स कौन से होंगे, टेक्निक कौन से होंगे। ये जो सिस्टम है, ये दरअसल एक ओवरऑल गवर्नेंस की अम्ब्रेला के नीचे चलता है। जैसे ऊपर से अहकामात हैं, जिस डायमेंशन और डायरेक्शन में आपकी टॉप मैनेजमेंट आपको लेके जाना चाहती है, वो गवर्नेंस की गाइडलाइंस देती है। और यूं समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट की जो ब्यूरोक्रेसी है वो ई सिस्टम डिवाइस करती है। तो प्रोजेक्ट की ब्यूरोक्रेसी कौन सी है? वो बुनियादी तौर पे पीएमओ है। पीएमओ का काम है कि उन गवर्नेंस की इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करके एक जनरलाइज्ड फ्रेमवर्क बना देना, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सिस्टम डिवाइस कर देना। और वो सिस्टम जनरल इसलिए मैं कह रहा हूँ, जेनेरिक इसलिए कह रहा हूँ कि दैट में उसका इम्पैक्ट जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे मुख्तलिफ तरह से किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी गवर्नेंस गाइडलाइंस। तो इस गवर्नेंस के जनरल मेथड को जो आपने बना लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सारे प्रोजेक्ट इन असूलों के मुताबिक होंगे, लेकिन वो असूल बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्नेंस है उसके मातहत बने। तो ये कौन इंश्योर करेगा? ये एक ऐसा काम है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में शायद किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर को पकड़ लें, वो भी पीएमओ, वो भी ये सिस्टम बनाने का या इस गवर्नेंस प्रोसेस को प्रोजेक्ट के हवाले से एस्टेब्लिश करने का जिम्मेदार नहीं बनेगा प्रोजेक्ट मैनेजर। उसका स्पॉन्सर भी अपने प्रोजेक्ट से मतलब रखेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो उसको भी स्टैंडर्डाइज करने की वो भी कोशिश नहीं करेगा। इसी तरह प्रोग्राम मैनेजर और प्रोग्राम स्पॉन्सर का भी वो एक उनके रोल में भी नहीं आता। अगर पोर्टफोलियो कहें तो पोर्टफोलियो, आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि पोर्टफोलियो सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है कि किस प्रोजेक्ट या प्रोग्राम को कहां से कहां किया जाए, बंद कर दिया जाए, शुरू कर दिया जाए, पैसा कहां लगाया जाए, रिसोर्सेज कहां दिए जाए, इस किस्म के बड़े बड़े डिसीजन वो करता है। तो ये माइक्रो लेवल की डिटेल्स वो नहीं हैंडल करता। ऑल्दो पोर्टफोलियो की तरफ से जो पोर्टफोलियो की गवर्नेंस गाइडलाइंस होती हैं, उसी के मुताबिक, उसी के तहत प्रोग्राम वाले और प्रोजेक्ट वाले अपनी अपनी गवर्नेंस सेट करते हैं। लेकिन आखिर इस सारी गवर्नेंस के मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश और इंश्योर कौन करेगा? Who will be the bureaucracy in the whole system of project management? तो बुनियादी तौर पे वो है पीएमओ।
तो जो गवर्नेंस जो है आपकी पोर्टफोलियो की तरफ से आ रही है कि जनाब मेरी तो क्या कहते हैं पोर्टफोलियो वाला कहता है कि मेरी ओरिएंटेशन या मेरी रिसोर्सेज की जो फेवर है या मेरी जो प्रायोरिटाइजेशन है वो फलाने प्रोजेक्ट की तरफ है और मैंने रिसोर्सेज को देने। अब इसके मुताबिक गवर्नेंस नीचे आएगी। इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो उसके सबॉर्डिनेट हो जाएगा। तो रिसोर्सेज किसने देने हैं, जहां तक स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज का ताल्लुक है तो पोर्टफोलियो उनका डिसीजन खुद करता है। मतलब बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं जो स्ट्रेटेजिकली चीजों को इधर से उधर कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज की जिम्मेदारी पोर्टफोलियो खुद संभालता है। लेकिन जो छोटे लेवल के रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, इंसान, चीजें, छोटा मोटा स्टोर का आइटम या इस किस्म की चीजें जो है, ये भी जनरल ब्यूरोक्रेसी के काम में आ जाता है। तो ये पीएमओ को दे दिया जाता है कि ये छोटे मोटे रिसोर्सेज और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी प्रायोरिटाइजेशन और सारे काम ये आपने देखने हैं। और इसी तरह से जो जनरलाइज टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जो सारे प्रोजेक्ट्स में मुख्तलिफ मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ किस्म के टूल्स एंड टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है, वो भी। तो पीएमओ का रोल जो है एक सपोर्ट फंक्शन बन गया, जो अपनी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है या जो भी कोई पीएमओ के लेवल में। अच्छा, पीएमओ शायद हमने जिक्र किया था पहले, पीएमओ को एक लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता। Although, like a portfolio, there could be a central PMO for the whole organization. But this PMO naturally ये निटी ग्रिटी का काम कर रहा है और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर बातें कर रहा है। ऑल्दो उनके काफी सारे काम मिलते हैं, लेकिन जो लेबर वर्क है वो पीएमओ कर रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम चलाना है। लेकिन जो गवर्नर बैठा हुआ है, जो गवर्नेंस कर रहा है, वो पोर्टफोलियो की गवर्नेंस है, प्रोग्राम की गवर्नेंस है, उसके नीचे प्रोजेक्ट की गवर्नेंस है। तो वो गवर्नेंस के मैकेनिज्म जो है वो इस्टेब्लिश करना नीचे की तरफ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स के लिए, वो पीएमओ अगर आपके सेंट्रल एग्जिस्ट करेगा तो वहां बनेगी। लेकिन मैंने कहा पीएमओ सेंट्रल लाजमी नहीं है कि हर जगह एग्जिस्ट करे। पीएमओ जो है वो एक डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, प्रोग्राम का भी हो सकता है, बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका भी पीएमओ हो सकता है। तो एक तो ये हमें समझना होगा कि हम किस पर्सपेक्टिव में बात करें, किस लेवल के पीएमओ की बात कर रहे हैं। एक तो वो डायमेंशन हो गई कि सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, या वटेवर, या नेटवर्क बनाया हुआ है पीएमओ का, जो भी है। मगर अगर वो नेटवर्क भी बनाया हुआ है तो वो ऐसा कोई नेटवर्क होना चाहिए, न्यूरल नेटवर्क टाइप की चीज हो, जो सारे पीएमओ आपस में ऊपर कनेक्टेड हो अपने सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ। और अगर डिसेंट्रलाइज्ड है तो फिर उनको इतनी स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन आपने प्रोवाइड करनी है पीएमओ बनाने की इन वेरियस डिपार्टमेंट, के सब लोग यूनिफॉर्मली एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन पे या गवर्नेंस स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हो। और अगर सेंट्रल है तो फिर तो खैर है ही है, वो तो आइडियल है कि उस तरह से हो। खैर, इस वक्त जो डिफरेंसेस हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये वाली बातें नहीं है, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज और नेटवर्क और ये वाली बात ये नहीं डिस्कस की पीएमआई ने। पीएमआई किसी और जाविये से पीएमओ को देख रही है। खैर, तो पीएमओ की जिम्मेदारी जो है, जैसे हमने अभी थोड़ी बहुत बात की और किसी हद तक आपको आइडिया हुआ होगा, ये बुनियादी तौर पे एक सपोर्ट फंक्शन है, जो कि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव या जो भी ऊपर लोग बैठे हैं, जो भी पीएमओ के लेवल के का बॉस है, पीएमओ के लेवल के ऊपर जो बॉस है, वो डिपार्टमेंटल हेड भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल हेड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, प्रोग्राम मैनेजर भी हो सकता है, whomsoever is in charge of this PMO, वो उसकी मदद के लिए, उसकी आसानी के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए ये पीएमओ बनाया जाता है। आप देखिए, अंदाजा कीजिए कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 150 प्रोजेक्ट चल रहे हो और कोई 50 प्रोग्राम भी चल रहे हो उसके अलावा, एक चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए इन सब चीजों का स्नैपशॉट लेना बहुत मुश्किल है। अगर वो ये चाहे कि अपने ऑपरेशंस, जो कि 80% ऑफ हिज बिजनेस इज ऑपरेशंस, उनके ऊपर अटेंशन भी देनी है, 80% अटेंशन उधर देनी है, और प्रोजेक्ट के ऊपर भी टेंशन देनी है, और प्रोजेक्ट चल रहे हैं जनाब 150 और प्रोग्राम चल रहे हैं 50। अब ये 200 जो यूनिट्स हैं, इनकी रिपोर्टिंग कौन संभालेगा? अगर तो ये समझे एग्जीक्यूटिव के जी मैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स और प्रोग्राम मैनेजर से मिल लेता हूँ, वो मुझे बता देंगे रोजाना। अगर वो उनसे स्टेट लेने की कोशिश करे एक एक बंदे से, वो उसको आगे ब्रीफ करे, तो 5 मिनट तो लेगा ना। तो फिर सीईओ फिर ये कुछ सुनेगा या
अपना बाकी काम करेगा जो 80% है। सेकेंडली, अगर ये सुन भी ले किसी तरह से तो इसको समझ तो कोई भी नहीं आनी। उसकी वजह ये है कि इसको कहीं कंपाइल्ड रिपोर्ट तो मिल ही नहीं रही। अगर ये कंपाइल्ड रिपोर्ट चाहता है तो किसको कहे? प्रोजेक्ट मैनेजर कहेगा वो जी मैं तो, मेरा तो एक प्रोजेक्ट है, प्रोग्राम मैनेजर मेरा तो प्रोग्राम है। पोर्टफोलियो मैनेजर कहता है जी मैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक डिसीजन कर रहा हूं और मुझे तो जो निटी ग्रिटी है या माइक्रो लेवल डिटेल्स हैं उनका मुझे नहीं पता। मसला हो गया भाई। चीफ एग्जेक्टिव वांट्स टू नो कि उसके टोटल कितने बंदे प्रोजेक्ट्स पे लगे हुए हैं, उसके कौन से प्रोजेक्ट का क्या स्टेट जा रहा है, और ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस में जा रहे हैं या फेलियर में जा रहे हैं, पैसे ज्यादा खा रहे हैं कि कम खा रहे हैं, ये कहां से आएगा? तो यहाँ पे उसे सपोर्ट चाहिए। इस तरह की सपोर्ट के लिए पीएमओ को, बुनियादी फंक्शन पीएमओ का यही है, बुनियादी फंक्शन ये है कि सपोर्ट प्रोवाइड करे ऊपर वाले को, अपने ऊपर वाले को, अपने बॉस को। और जब वो अपने ऊपर वाले को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो आप ये देखिए कि वो नीचे 150 प्रोजेक्ट्स और 50 प्रोग्राम्स को भी लिंक कर रहा है और उनके लिए सेंट्रल सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो लाजमी बात है फॉर यूनिफॉर्मिटी बेसिस वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम इससे इंटरेक्ट करेंगे और जो स्टैंडर्डाइजेशन की चीजें होंगी उसमें मदद मांगेंगे इससे पीएमओ से। तो पीएमओ ने उनको भी हेल्प करनी है। इसका मतलब है कि वो ना सिर्फ ऊपर तो सपोर्ट कर ही रहा है, उसका फर्ज है, लेकिन वो ये नफली इबादत उसकी ये भी है कि उसने इन सारों को भी संभालना है और इन सारों की भी जो जो सपोर्ट फंक्शन है, जिनको की मदद चाहिए, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, वो चीजें भी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जरा गौर कीजिए कि स्टैंडर्डाइजेशन विद इन दी फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोग्राम मैनेजमेंट किसने करनी है? पीएमओ ने करनी है। गवर्नेंस ट्रांसलेट किसने करनी है? पीएमओ ने करनी है। सपोर्ट ऊपर नीचे की प्रोवाइड इसने करनी है। उसके बाद कोई ये रिसोर्सेज को, इधर उधर छोटे रिसोर्सेज को की डिस्ट्रीब्यूशन के इस प्रोजेक्ट में जाएगा, यहाँ से फारिग होके इसके बाद चला जाएगा, इतनी चीजें इधर से उधर जाएंगी, उधर इन्वेंट्री का हिसाब किताब रखना, सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वो भी इसका काम। तो इस तरह से इसके बहुत से सपोर्ट फंक्शंस बन जाते हैं। अच्छा, एक तो है कि वो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, बस मददगार है। दूसरी बात यह है कि जो स्टैंडर्डाइजेशन करता है वो करेगा तो सपोर्ट वाला भी करेगा, लेकिन जो स्टैंडर्डाइजेशन करता है अगर उसको ये इजाजत दे दी जाए चीफ एग्जेक्टिव की तरफ से कि जनाब आप इसके ऊपर एनफोर्समेंट भी कर सकते हैं, जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिस को एनफोर्समेंट एजेंट बना दिया जाता है कि भाई रूल्स तो ये हैं, सही तो सबको गाइड तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन अब तुम इनको इंश्योर भी करो। ये जब इंश्योर करता है तो फिर इसकी थोड़ी सी डंडा इसके हाथ में आ जाता है। लेकिन इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो है डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ वन और मोर प्रोजेक्ट। इसको ये कहा जा सकता है टेक ओवर दैट प्रोजेक्ट, या सारे प्रोजेक्ट्स का तुम करता धरता हो, तुम बॉस हो और यू कैन डू एनीथिंग विद एनी प्रोजेक्ट। लेकिन ये जो डायरेक्ट मैनेजमेंट है ये बड़ी खतरनाक चीज है। रीजन भी कि 150 प्रोजेक्ट मैनेजर चला रहे हैं। जब एक सेंट्रल कंट्रोल उसको माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करेगा तो रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स डिफ्यूज हो जाएगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएमओ कई गुना बढ़ जाएगी, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो इसको मैं इसीलिए कहता हूं कि हैंडल विद केयर डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑल दी प्रोजेक्ट्स इज नॉट रियली वेरी एडवाइजेबल अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि ये हैंडल हो सकेगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है जो सारे प्रोजेक्ट की रिपोर्टों को खुद ही क्रंच करके और कोई डिसीजंस बनाता है और वो ले लेता है, तो फिर तो मैं किसी हद तक बात मान सकता हूँ। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला हम लोग के, तो हम इसको संभाल सकते हैं। लेकिन प्योरली खाली एक पीएमओ के ऊपर हम ये बेस करें और ह्यूमन कैपेबिलिटीज के ऊपर बेस करें तो ये तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इसका एक और जाविया ये भी हो सकता है कि सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द पीएमओ। ये बड़ी अच्छी बात है कि सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो अपना अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं वो दरअसल उनका बिग हाउस जो है वो पीएमओ है, वो पीएमओ की तरफ से नॉमिनेटेड है और पीएमओ ही को रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ कुछ बात बनती है कि यहाँ डायरेक्ट मैनेजमेंट किसी हद तक अगर इन प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कंसिडर किया जाए पार्ट ऑफ पीएमओ तो ये एक तरह की डायरेक्ट मैनेजमेंट मुमकिन हो सकती है। तो ये मैंने आपको कुछ डिफरेंट डायमेंशन बताई कि पीएमओ कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन इसके अलावा
मार्केट में अगर आप बहुत सी किताबें हैं पीएमओ के ऊपर, वो डिस्कस करती हैं पीएमओ को मुख्तलिफ जावियों से। मतलब विद रिस्पेक्ट टू ये जैसे हमने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, विद रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू उसके जो फर्दर ब्रेकडाउन है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, इस हिसाब से, या किस तरह से आप देखना चाहते हैं, जितनी तरह से देखना चाहेंगे उतने जाविये बन जाएंगे। तो ये कोई एक तरीका नहीं है कि पीएमओ 3 किस्म के होते हैं या 5 किस्म के होते हैं, वो जिस जाविये से देखेंगे उतनी किस्म के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो चीज डिस्कस हो रही है वो कंट्रोल के हवाले से हो रही है कि कहाँ कंट्रोल ज्यादा और कम होगा पीएमओ को। पीएमआई के हिसाब से पीएमओ को जो कंट्रोल के हिसाब से जब वो देखते हैं, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस के हिसाब से, तो वो 3 किस्म के पीएमओ में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भी यही है। सबसे कम कंट्रोल जो है वो सपोर्टिव पीएमओ का है। सपोर्टिव पीएमओ सिर्फ खादिम है, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, दोनों के लिए मददगार साबित होता है और उसके लिए रिपोर्टें असेंबल करके दे रहा है और नीचे वालों को गाइड कर रहा है। कोचिंग है, गाइडिंग है, ट्रेनिंग है, इस तरह की चीजें, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर प्रोसीजर्स, वो सब कुछ कर रहा है। तो मतलब ये है कि बहुत सा काम कर रहा है, लेकिन खिदमत खल्क वाला काम कर रहा है, सपोर्ट फंक्शन है ये। दूसरा है कंट्रोलिंग, जहां पीएमओ को ये कहा जाए कि जो तुमने गाइडलाइंस बनाई हैं उन पे एनफोर्समेंट भी करो। अगर ये ताकत उसे दे दी जाए कि भाई तुमने एक फॉर्मेट बना के दिया था, अगर कोई उसके मुताबिक नहीं करता, फॉर्मेट नहीं बना के देता, तुम उसको बाय द पावर ऑफ सीईओ हम तुम्हें ये पावर देते हैं कि तुम उनको पूछ सकते हो। तो ये कंट्रोलिंग हो जाएगा। और अगर पीएमओ को फुल ताकत दे दी जाए कि जो मर्जी करो, ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजर तुम्हारे हैं, सारे प्रोजेक्ट तुम्हारे हैं, प्रोग्राम मैनेजर तुम्हारे हैं, इन सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल तुम्हारा, यू आर द बॉस। सो दिस इज अ डायरेक्टिव पीएमओ, जो कि मैंने आपसे अभी पहले जिक्र किया कि डायरेक्टिव कोई बहुत ज्यादा एडवाइज्ड नहीं है, एक्सेप्ट फॉर और दूसरी बात एक और मैं यहाँ पे करता चलूं कि ऑर्गेनाइजेशन जब पीएमओ बनाती हैं उनको समझ कोई नहीं आती कि ये क्या है और कैसे बनाना है, एंड दे आर फैसिनेटेड बाय डंडा। ये ना सबसे ज्यादा मजबूत डंडा किसके हाथ में है? वो डायरेक्टिव के हाथ में है। दे स्टार्ट विद डायरेक्टिव एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि दे डोंट रियलाइज कि पीएमओ कितनी बड़ी चीज है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो यहाँ पे एक यंगस्टर को बिठा देते हैं चार्ज, जो डायरेक्टली सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है, और उस बेचारे को काम करने का कोई प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे कोई या तो निल या थोड़ा सा तजुर्बा है, और उसे आपने पिच किसके सामने कर दिया है? एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर्स हु आर एक्चुअली हैंडलिंग देयर प्रोजेक्ट, और आपने उनका कमांडर इसको बना दिया। आप मुझे बताइए कि क्या हाल होगा। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, एक तो डायरेक्ट जंपिंग डायरेक्टली टू द डायरेक्टिव पीएमओ, एंड सेकेंडली पुटिंग अनसुटेबल person as the head of PMO, and not only the head of PMO बल्कि all PMO can have its own staff। इसका जो स्टाफ है वो भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। पीएमओ का सारा स्टाफ सारे प्रोजेक्ट मैनेजर से ज्यादा आला तालीम याफ्ता, ज्यादा तजर्बाकार, और मतलब एजेड बेशक हो, वो ग्रे हेयर्ड हो, सब कुछ हो, तजर्बाकार लोगों को यहाँ बैठाया जाए ताकि वो ओवरऑल चीजों की बिग पिक्चर देख सकें, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन को देख सकें, उसकी उसके फॉर्मेट बना सकें। बहुत से काम है जो इसने करने हैं। तो जहां तक सपोर्टिव पीएमओ का ताल्लुक है, सपोर्टिव पीएमओ आपको कंसल्टेटिव रोल में रहता है प्रोजेक्ट्स के लिए, या जो अगर प्रोग्राम अंडर आते हैं तो वो भी, बाय उनको टेम्पलेटें बना के देता है कि ये फलाना काम है तो इस फॉर्मेट के तहत करें, उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनको बताता है कि ये फाइलें यहाँ पड़ी हुई हैं, वो जो हमने जिक्र किया था ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स एंटरप्राइज नॉन फैक्टर, उसका सारा डेटा जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है। पीएमओ एक लाइब्रेरी का काम करता है और वो डेटा सारा इसको पढ़ा है, उनको गाइड करता है, ये देखो ये चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको उनकी एक्सेस देता है उन चीजों की, जो पुराने लेसन लर्न और पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनका डाटा इसके पास पड़ा है, वो उनको एक्सेस देता है। दिस टाइप ऑफ पीएमओ सर्व एज अ डाटा प्रोजेक्ट रिपोजिटरी। ठीक है ना, ये एक तरह की लाइब्रेरी है जहां से वो आके एक्सेस कर सकते हैं डाटा, और इसके अलावा अगर कोई शकूक व शुबात है तो ये कोचिंग और काउंसलिंग का भी काम करता है।
उनको वो मेंटर भी करता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। तो ये सब सपोर्ट है। और इसका जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है, लाजमी बात है, खिदमत ही खिदमत है, हाथ में डरा बहुत ना होने स्लो। तो ये है जी आपका सपोर्टिव पीएमओ। सपोर्ट के बाद जो दूसरा लेवल है वो है कंट्रोलिंग। और मैं यही कहूंगा कि इन प्रायोरिटी अगर अपने आप पीएमओ बनाने लगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो स्टार्ट विद सपोर्टिव पीएमओ। पहले उसमें मलका हासिल करें, अच्छी तरह से जबरदस्त किस्म का एक सपोर्ट मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करें। वो बुनियादी तौर पे जब तक हमें खिदमत नहीं करनी आएगी, हम दूसरों को पूछ कैसे सकते हैं। मेरा मतलब वही बात है कि एक इन एक्सपीरियंस बंदे को आप यहाँ बिठा देते हैं जिसको अलिफ बे पे तक आता है और बाकी कुछ नहीं आता, तो उसको खुद भी तो सीखने की जरूरत है ना। वो जब इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो खुद भी सीख रहा है। और फिर जब वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो इनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सके, तब आप उसको ताकत दें कि अच्छा आप जरा इन्फोर्समेंट भी कराओ, जो रूल बनाए हैं अप्रूव हमने कर दिए हैं, अब उनको इन्फोर्स करवाओ। तो कंट्रोलिंग पीएमओ प्रोवाइड सपोर्ट करता ही करता है, वो तो काम सारे का सारा सपोर्ट वाला करेगा ही करेगा। एंड रिक्वायर कंप्लायंस थ्रू वेरियस मीन्स, और वो मीन्स उसको दिए जाते हैं बाय द पावर अथोराइज्ड बाय द सीईओ। क्या मीन है और कितनी पावर उसको दी जा रही है। द डिग्री ऑफ कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय द पीएमओ इज मॉडरेट। कंप्लायंस में इन्वॉल्व क्या कुछ हो सकता है जी, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई फ्रेमवर्क या मेथोडोलॉजी, जो मैंने कहा ना सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम पीएमएस एग्जिस्ट करता है, उसको बनाने का उसका खालिक ये बनता है और फिर उसको इन्फोर्स कराता है उन लोगों के ऊपर कि जनाब ये मेथोडोलॉजीज है। अच्छा, जैसे मैंने सिस्टम का जिक्र किया, फ्रेमवर्क जो है वो पीएमआई है, जिस ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क वो है। उसके अंदर, उसी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अगर ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अलाउड है या उन्होंने ये कहा है कि जी ये पीएमआई का फ्रेमवर्क इस्तेमाल होगा, तो पीएमआई के फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन सी मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल हो सकती हैं, और वो सब सिलेक्ट करके रखेगा उसके अंदर और लोगों को गाइड करेगा कि कौन सी मेथोडोलॉजी किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। और फिर जब वो लोग इस्तेमाल करेंगे उन अलाउएबल मेथोडोलॉजीज में से कोई एक या दो, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं बैक वक्त, तो वो फिर उन्हें अलाउड होगा। लेकिन आउटसाइड ऑफ दोज मेथोडोलॉजीज दे आर नॉट अलाउड टू यूज बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस। गवर्नेंस मैकेनिज्म कह रहा है कि इन मेथोडोलॉजीज के अलावा कोई चीज बाहर से इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो नहीं की जा सकती, खत्म हो गया, तो कानून आ गया ना जी। तो ये जो डुएबल मेथोडोलॉजीज हैं सब की सब, ये कौन चूज करता है, पीएमओ चूज करता है और उनको ऑर्केस्ट्रेट करता है, उनका सिस्टम बनाता है। और उस वो किसके तहत बनाता है, वो उस गवर्नेंस जो ऊपर से हिदायत है, कौन से टूल्स, कौन सी टेक्निक्स, कौन सी मेथोडोलॉजीज वगैरह वगैरह, ये सब सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द गवर्नेंस होती है। लेकिन गवर्नेंस में वो ये बताते नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी है। वो अपनी ब्रॉड गाइडलाइन दे देते हैं कि जी काम की वसत को बयान कर देते हैं। उसके अंदर ये डिसीजन पीएमओ का है कि वो किस तरह से उसको नीचे की तरफ उसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करता है। फिर जी कन्फॉर्मेंस टू गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये बात वही जो मैंने आपसे अभी कही कि जो ऊपर का गवर्नेंस फ्रेमवर्क है उसके साथ इसे कंफर्म कराना कि जी जो भी मैंने सिस्टम डिवाइस किया है वो एन मुताबिक है हमारी गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स और पॉलिसीज के मुताबिक। दैट्स इट। ये कंट्रोल ने जबरदस्त काम कर दिया और मेरे ख्याल में कंट्रोलिंग पीएमओ एक बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म है, आला मैकेनिज्म है। वी कैन वर्क विद इट। इसके बाद आ जाता है जनाब डायरेक्टिव। और डायरेक्टिव ताकत तो बहुत ज्यादा यील्ड करता है, वील्ड करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हैंडल विद केयर वाली चीज है। जब तक आप इस पूरे मैकेनिज्म से ना गुजरे हो, पहले स्पोर्ट पीएमओ बनाया हो, फिर आपने जनाब क्या कहते हैं कंट्रोलिंग बनाया हो, अब कहीं जाके आप डायरेक्टिव पे आ सकते हैं। मतलब स्टेप वाइज प्रमोशन है। एंड सेकेंडली, जब डायरेक्टिव बनाना हो तो आपकी टॉप लेवल एग्जेक्टिव्स को ये बहुत बहुत ज्यादा सोच समझ के फैसला लेना होगा, क्योंकि दिस इज वेरी डेंजरस डिसीजन। पीएमओ कैन बी very powerful and totally incapacitated by the load of work. We don't want that. इसलिए मैं बार बार एक बात इंसिस्ट करता हूं, प्लीज डू नॉट माइक्रो मैनेज। मैंने कहा कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर माइक्रो मैनेज ना करे। प्रोग्राम स्पॉन्सर प्रोग्राम के अंदर माइक्रो मैनेज ना करे। प्रोग्राम मैनेजर
प्रोजेक्ट के अंदर माइक्रो मैनेज ना करे, पोर्टफोलियो वाला तो करे करे ही ना, ना प्रोजेक्ट में ना प्रोग्राम में। अब ये पीएमओ जो है ये जरा, क्योंकि ये तो बारीक लेवल पे देख रहा है बंदे कितने हैं, किसके पास है, कौन सी चीज कहाँ लगी, इसको तो माइक्रो लेवल में देखना पड़ेगा। लेकिन इसको एक लाइन बयान कर देनी चाहिए कि मुझे कंसर्न इन लोगों, इन चीजों के हिसाब किताब से है। वे ऑफ वर्किंग आपकी अपनी होगी या जैसे भी हिसाब किताब है, कोई इस तरह की इक्वेशन बना के हम एक अच्छा डायरेक्टिव पीएमओ बना सकते हैं। और इसके एक एग्जांपल हमने जो दी पहले कि पीएमओ आप ऐसा करें कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स को आप अपने विंग्स के अंदर ले लें और उनको गाइडेंस दे दें और बाकी उनकी ऑटोनॉमी उनके पास रहने दें। ये ना करें कि मुकम्मल तौर पे आप उनकी सारी ताकतें ही सलब कर लें और खुद डिसीजन लेने शुरू कर दें। आप हर बारीक चीज का डिसीजन पीएमओ में बैठ के नहीं ले सकते। मतलब 150 प्रोजेक्ट, 50 प्रोग्राम, उन सब के डिसीजन सारे यहाँ पे हो रहे हों तो ये एक क्यामत हो जाएगी। खैर, ये मैं इसलिए बहुत कहता हूँ कि बहुत ज्यादा ताकत है इसके पास और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बहुत संभाल के इसको इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो डायरेक्टिव पीएमओ बनाए अनटिल एंड अनलेस मैं मुझे ऐसी कोई चीज नजर आए कि यार जबरदस्त काम है इनका। और मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, मैं मुझे इन्होंने बुलाया, क्या नाम है इनका, डेस्कॉन वाले, इनका बड़ा तजर्बा है जी, बहुत तजर्बा है इन लोगों का प्रोजेक्ट्स के अंदर। और मुद्दतों से मैं देख रहा हूँ कि जबरदस्त तरीके के साथ प्रोजेक्ट में मेरा मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इससे बेहतर कोई ऑर्गेनाइजेशन है। यहां तक कि मतलब एक तो है ना खाली प्रोजेक्ट, मतलब उसके मैकेनिज्म, उसके फ्रेमवर्क, उसकी मेथोडोलॉजी, उसके सॉफ्टवेयर ये खुद बनाते हैं इनके पास। मतलब मुझे याद है बैक इन 2000 एंड 2000 के इर्द गिर्द का टाइम था, उस जमाने में मेरा इनसे फर्स्ट एनकाउंटर हुआ। ये लोग इनको एनएचए को एडवाइस करने के लिए आए थे। तो इन लोगों से मेरी वहां जब मुलाकात हुई तो वो 4-5 डॉक्टर्स थे जो उनके डेस्कॉन के थे। और आप यकीन कीजिए कि उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए थे, अपने मैकेनिज्म बनाए हुए थे, एंड दे वर एक्चुअली, इतनी मेहनत करने के बाद दे हैड क्रिएटेड अ डायरेक्टिव मैकेनिज्म इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। लेटर ऑन आफ्टर अबाउट 10-15 ईयर्स बाद जब मेरा वहां जाना हुआ, मैंने उनकी ट्रेनिंग्स भी करवाई डेस्कॉन की लाहौर में इधर उधर। तो वहां पे मैंने एक चीज नोट की, उनका सारे डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, जैसे आमतौर में आम इदारों में भी हम देखने में मिलता है कि प्लानिंग एक जगह पे होती है सारी। डेस्कॉन के मामले में किस्सा जरा सा डिफरेंट था। उनकी अगर सेंट्रल होती थी तो उसकी कोई वजह थी, लेकिन जो हमारे यहाँ ये हमने करतूत संभाले हुए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अलिफ और बे का नहीं पता और सेंट्रल प्लानिंग होगी जी, और जो बंदा प्रोजेक्ट कर रहा है उसके पास कोई ताकत नहीं होती सवाए ही इज अ सुपरवाइजर। उसको प्लान बना के दे दिया जाता है, ये लोग पकड़ो काम करो। अब वो काम को कभी ओन ही नहीं कर सकता क्योंकि वो उसको चेंज नहीं कर सकता। वो उसको अपनी क्या कहते हैं ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता। और जो लोग प्लान कर रहे हैं वो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ कोई नहीं होते। एनीवेज, ये मसला बहुत बड़ा है और बेहतरीन तरीका ऐसी सूरत हाल में यही हो सकता है कि लेट द प्रोजेक्ट मैनेजर डू हिज ओन प्लानिंग, प्लीज डू नॉट प्लान फॉर हिम। अगर करना भी है तो जैसे हम PC1 बनाते हैं तो एक ब्रॉड प्लानिंग बना के और उसको एक आउटलाइन चीज बना के दे दी जाए कि बाकी तुम उसको फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ी जाए कि वो अंदर जितनी अपनी कोई कार्रवाई करना चाहता है वो कर सके। एनीवेज जी, तो उनका प्रॉब्लम ये था कि इतनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन और इतनी जबरदस्त उनका प्लानिंग का एक डिवीजन बना हुआ था और सारा हिसाब किताब, जब उनके लोगों को पढ़ाया तो उनमें काफी काफी सारे लोग थे, 60-70 लोग थे क्लास में। तो उनमें से काफी वो बीच में डिस्कशन शुरू हो गई। तो आई नोटेड कि ये कोई गड़बड़ है। पता ये चला कि प्लानिंग वाले जो थे वो कहते थे कि जी हम जिस तरह काम प्लान करते हैं ये लोग उस तरह काम नहीं करते। और जो एग्जीक्यूशन वाले थे, जो इंजीनियर्स थे फील्ड में, वो ये कहते थे कि जी इनको क्या पता प्लानिंग कैसे, अपना फील्ड में काम क्या होता है, फील्ड की कंडीशंस क्या है। तो मुझे उसी वक्त बात समझ आ गई कि ऑल्दो दे आर परफेक्ट बट दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम डिलेमा। ऑल्दो द सॉल्यूशन वाज वेरी सिंपल जो मैंने उनको गाइड किया, बट ये दिस डज नॉट अप्लाई टू एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ये एक बहुत आला ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं जिसके लिए उनको मैंने ये कहा, मैंने देखा, उनको मैंने जाके उनका प्लानिंग का भी सिस्टम देखा, उनका मैंने फील्ड में भी देखा
और उसके बाद मैंने देखा कि दोनों तरफ जबरदस्त इक्विपमेंट था, मैकेनिज्म्स थे, सब कुछ बेहतरीन था। मसला सिर्फ ये था मिस कोऑर्डिनेशन का। जो बंदा प्लान कर रहा है वो ओनरशिप अपने प्लान की अपने पास रखता था, जबकि ओनरशिप प्लान की प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होनी चाहिए थी। मैंने उन्हें ये कहा कि आप जब प्लान कर रहे होते हैं आपको पता होता है कि कौन प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, कौन इंजीनियर होगा, उन उस प्रोजेक्ट के स्टाफ को बुला लें अपने पास और उनको बिठाएं, ओनरशिप उनको दें, प्लान आप करें, सपोर्ट फंक्शन में आ जाए ना, प्लान आप करें, खिदमत आप उनकी करें, उन्हें बताएं, तरीका सही बताएं, सारा कुछ बताएं और जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करें कि हम कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं इस तरह से। क्योंकि वो इतना रिफाइंड उनकी उनकी एस्टिमेशन थी कि वो एक एक सुई का हिसाब निकाल लेते थे प्रोजेक्ट का, प्लानिंग में बैठे हुए। तो उनको भी बताएं ना कि हमने कैसे निकाला है, ताकि अगर उनकी कोई से है या कोई है तो वो उसमें डालें। और दूसरी बात है कि उसका प्लानिंग का इंचार्ज उन्हीं का बंदा रखें, प्रोजेक्ट मैनेजर ही को रखें और उसी के साइन हो। अब क्या होगा, उसके बाय इन हो जाएगा कि इस प्लानिंग में तो ये हमने की है प्लानिंग, वो ये नहीं है कि मैंने की है या उन्होंने की है, हमने की है प्लानिंग। एक बात तो ये होगी, इसका मतलब प्लानिंग का तरफ से प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब जब प्लान हो गया और उन्होंने एग्जीक्यूशन करने के लिए वो फील्ड में जाता है, एक तो वो ओन करेगा, सेकेंडली अब उसका दूसरा जो गिला है वो ये है कि इनको क्या पता फील्ड की कंडीशंस का। फील्ड की कंडीशंस के लिए वहां से आती है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की रिपोर्ट, वो अमूमन एक अलग डिपार्टमेंट होता है। मैंने कहा कि जो लोग भी प्लानिंग वाले और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाले हैं, दे शुड रेगुलरली विजिट द फील्ड टू कलेक्ट द रिपोर्ट्स। वहां जाएं, उनके साथ रहें, उनके साथ गपशप लगाएं, एंड दिस दिस विल रिजॉल्व द इशू। और अल्टीमेटली वो इशू इस तरह से उनका रिजॉल्व हुआ भी। मेरा मतलब है कि जब तक हम इन इस डिफरेंस को सही तरह से समझेंगे नहीं और एबनॉर्मली गलत किस्म का सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे किसी जगह पर कि जहां डायरेक्टिव की जरूरत नहीं है वहां सपोर्टिव लगा दिया, और सपोर्टिव की जरूरत नहीं है कोई और लगा दिया, अजीब किस्म का काम करेंगे तो ये गड़बड़ होगी। और आम इदारों की अगर बात करें तो वहां पे तो बेड़ा गर्क है बिल्कुल। अब ये जैसे गवर्नमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि PC1 is considered the planning, which is absolutely a wrong thing. PC1 प्लानिंग कैसे हो सकती है? PC1 इज जस्ट आउटलाइन प्लानिंग। अच्छा, जब एक बार PC1 बन जाता है, अब आप आजादी ही नहीं देते अगले प्रोजेक्ट मैनेजर को कि वो उसके अंदर कोई तब्दीली कर सके। और अगर तब्दीली करने का तरीका मौजूद है कानून के अंदर, लेकिन उसको इतना मुश्किल बना दिया गया है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर अपने कानों को हाथ लगाता है, कहता है कि दोबारा PC1 बनाने वाली बात हो जाएगी, ये उतनी ही एफर्ट ज्यादा बड़ी लग जाएगी, तो मैं नहीं करता। और कोई भी नहीं करता, मैंने बहुत कम देखे हैं, मतलब कोई इक्का दुक्का ही हो सकते हैं कोई PC1 जो रिवाइज कभी हुए हो, जबकि रिवीजन का एक प्रोसीजर मौजूद है और वो होने चाहिए। चेंज कंट्रोल का मैकेनिज्म कोई एग्जिस्ट नहीं करता गवर्नमेंट में। ऑल दो अमेंडमेंट्स होती हैं, ऑल दो उनको फंडिंग मजीद दे दी जाती है, बाद में सब कुछ कर लिया जाता है, वो एक अलग उनका एक मैकेनिज्म है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका मजबूरी के साथ ताल्लुक है कि यार प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंप्लीट नहीं हो रहा, टाइम ज्यादा दे दो, पैसे और दे दो। मतलब वो फिर शुरू कर देते हैं विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, उनको वो फंडिंग भी मिलना शुरू हो जाती है, टाइम भी मिलना शुरू हो जाता है और इस तरह चीजें डिले होना शुरू हो जाती हैं। पैसे पता लगता है कि 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च हो गए एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक तो ये चीज होगी जी, ये 3 किस्म। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में हैव ऑर्गेनाइजेशनल वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लाजमी बात है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, भले वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर चल रहे हैं, दैट इज वेरी मच पॉसिबल कि अगर सेंट्रलाइज PMO है तो वो उन डिपार्टमेंट्स में भी इंटरफियर कर रहा है प्रोजेक्ट के हवाले से। इट मे प्ले अ रोल इन सपोर्टिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एंड डिलीवरिंग ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। अब देखें, ये एक सेंट्रल पॉइंट है जिसमें से गुजर के रिपोर्ट ऊपर जानी है। किसको जानी है? CEO को या एग्जेक्टिव कमेटी को जानी है? एग्जेक्टिव कमेटी की का इंटरेस्ट क्या है? ये दो चीजें, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एंड डिलीवरिंग ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। तो उनको आपने केस इस तरह का बना के पेश करना है। इसका मतलब है आपको समझ होनी चाहिए एज अ PMO इंचार्ज या PMO के स्टाफ के तौर पे कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट क्या होती है। हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, लेकिन जहां कंफर्म आपने करनी है कि आया कि वो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के मुताबिक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, और वो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू डिलीवर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और ये रिकमेंडेशन ऊपर की तरफ चली जाएंगी। हो सकता है
ये रिकमेंडेशन पोर्टफोलियो को जाए और पोर्टफोलियो फिर वो दूसरे वाले फैसले करे कि इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, समथिंग लाइक दैट। बल्कि कुछ जगहों पे जहां डायरेक्टिव पीएमओ होते हैं, वहां तो इतनी ताकत दे दी जाती है पीएमओ को कि वो खुद ही किसी प्रोजेक्ट को, पोर्टफोलियो की ताकत दे दी जाती है उसको कि वो किसी प्रोजेक्ट को खत्म करने की भी का भी मुख्तार होता है, किल कर दे, स्टार्ट कर दे। मतलब यूं समझ लीजिए कि पोर्टफोलियो के भी काफी सारे रोल वही अदा करना शुरू कर देता है, जो कि फिर मैं दोबारा एक दफा कहूंगा, विच इज वेरी डेंजरस। अवॉइड दैट सिचुएशन। है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मगर ये है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पोर्टफोलियो और पीएमओ के दरमियान फर्क नहीं किया जाता। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं और वहां पे आपका क्या तरीकाकार है। अगर तो तरीकेकार बना हुआ है, गवर्नेंस ऐसी है कि ऐसा करना जायज है, तो फिर ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन समझ बूझ के फैसला लेना जरूरी है। पीएमओ इंटीग्रेट करता है जी डेटा और इंफॉर्मेशन को फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, और फिर उसे एवेलुएट करता है हाउ हाई लेवल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग फुलफिल्ड। मतलब ऊपर के मकासद जो, जैसे कि मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी तो वही सुनना चाहती है, अलाइनमेंट कैसी है, ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किस हद तक हो गए, कितने परसेंट हो गए, केपीआई सीपीआई को मॉनिटर करना, ये सब पीएमओ का काम है। अच्छा, एक और भी बता दूं कि जो इसका ये कतन मतलब नहीं है कि स्पॉन्सर का रोल खत्म हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजर इज आंसरेबल टू हिज बॉस। उसका बॉस स्पॉन्सर है, प्रोग्राम मैनेजर का बॉस स्पॉन्सर है, उसका भी स्पॉन्सर है, उनके अलग अलग स्पॉन्सर हैं। तो स्पॉन्सर जो है, दरअसल वो अपने, एक स्पॉन्सर के पास एक से ज्यादा प्रोजेक्ट या प्रोग्राम हो सकते हैं, वो अपने अपने जत्थे का जिम्मेदार है। ये रिपोर्टिंग और ये सब बातें वो भी देख रहा है अपने हिसाब से, लेकिन पीएमओ जिस हिसाब से देख रहा है वो एक बिग पिक्चर है, और वो एक होलिस्टिक व्यू है ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट, जो कि किसी एक स्पॉन्सर के पास ये वाला व्यू नहीं हो सकता। एक स्पॉन्सर से कि 10 प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, 3 प्रोग्राम्स को भी देख रहा है, तो वो उनके बारे में तो उस हद तक तो ये चीजें डिवाइस कर लेगा, देख लेगा, लेकिन बिग पिक्चर जो कि एग्जेक्टिव को दिखानी है वो पीएमओ ने दिखानी है। तो पीएमओ का रोल वहां पे इस तरह का हो। सो पीएमओ एक नेचुरल लाइजॉन है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, पोर्टफोलियो, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। ये पूरा नेटवर्क है, पोर्टफोलियो, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट कैसे आपस में इंटर कम्युनिकेट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल मेजरमेंट सिस्टम्स क्या होंगे, बैलेंस स्कोर कार्ड ऊपर इस्तेमाल होता है स्ट्रेटेजी वगैरह केपीएस वगैरह बनाने के लिए, तो वो उसके साथ कैसे बैलेंस आउट हो रही हैं चीजें, क्या वाकई हो भी रही हैं कि नहीं हो रही हैं। Projects supported or administered by PMO may not be related other than by being managed together. ये बात वही है जो हम पोर्टफोलियो के लिए भी कहते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर जो प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स होते हैं, उनका आपस में कनेक्ट रिलेटेड होना जरूरी नहीं है, हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज नहीं हो, जरूरी नहीं है। लेकिन पोर्टफोलियो की थोड़ी सी बात डिफरेंट थी कि वो एक मैक्रो लेवल पे एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करने वाली बॉडी है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को देखता है। जो पीएमओ है वो नीचे की बॉडी है, वो बारीकी में चीजों को देखती है, और वो भी सारे प्रोजेक्ट्स को देखता है। तो इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट सारे के सारे आपस में रिलेटेड नहीं हो सकते, कुछ होंगे कुछ नहीं भी होंगे। तो जिस तरह पोर्टफोलियो सारे प्रोजेक्ट्स को एक अलग अंदाज से देखता है, तो प्रोजेक्ट भी उसी तरह से देखता है, लेकिन दोनों का पर्पस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। Specific form, function and structure of a PMO are dependent upon the needs of the organization that it supports. ये वही बात जो अभी हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करेगा। कहीं पे लाजमी बात है कि हो सकता है कि उनकी जरूरत ही है ये हो कि डायरेक्टिंग हो, किसी जगह पे हो सकता है उनकी जरूरत ही सपोर्टिव हो, या कोई और मैकेनिज्म हो। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम बहस नहीं करेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना फेल है कि वो किस तरह से पीएमओ को ऑर्गेनाइज करना चाहती है, लेकिन हम कम से कम लोगों को गाइड जरूर कर सकते हैं कि यार इन बातों का ख्याल रखें अगर आप पीएमओ बना रहे हैं तो। पीएमओ के पास क्या अथॉरिटीज हो सकती हैं टू एक्ट एज एन इंटीग्रल स्टेक होल्डर एंड अ डिसीजन मेकर। जिन जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिन मतलब प्रोजेक्ट पीएमओ के अंडर जितने भी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम आते हैं, उन सब का वो स्टेक होल्डर बन गया, और अगर वो डायरेक्टिव है तो वो की डिसीजन मेकर भी बन गया थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू कीप इट अलाइन विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। क्योंकि इसने ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, तो पीएमओ खुद ब खुद एक नेचुरल
स्टेक होल्डर के तौर पे एग्जिस्ट करता है। मतलब इस ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। इट कैन इवन मेक रिकमेंडेशंस कि ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए, लीड नॉलेज ट्रांसफर, टर्मिनेट प्रोजेक्ट, वही मैंने कहा था कि पोर्टफोलियो की ताकत, टर्मिनेट प्रोजेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी तौर पर, मैंने कहा मे अगर पीएमओ को इतनी ज्यादा ताकत दी गई तो हो सकता है ये ताकत भी दे दी गई हो कि जो प्रोजेक्ट सही परफॉर्म नहीं करे उन्हें बंद कर दो, या टेक एनी अदर एक्शन एज रिक्वायर्ड। तो ये जनाब उसके पीएमओ के डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं। प्राइमरी फंक्शन तो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूं। सपोर्ट को मैंने आपको डिफाइन किया था कि उनके दरमियान जो कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, इंटर प्रोजेक्ट जो शेयर्स ने रिसोर्सेज ने शेयर होने हैं वो कैसे होंगे, उनका डिसीजन पीएमओ करेगा। आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी वो ये करेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स वगैरह। कोचिंग मेंटरिंग ट्रेनिंग और ओवरसाइट ये करेगा। मेंटरिंग मॉनिटरिंग कंप्लायंस, ये वो जो हमने कहा था डायरेक्टिव वाले का काम आ गया था। फिर डेवलपिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड टेम्पलेट्स, उनको बनाना और फिर उनको वो इन्फोर्स करने वाली बात आ गई। कोऑर्डिनेटिंग कम्युनिकेशन अक्रॉस प्रोजेक्ट, ये बड़ा एक मेजर रोल है कि प्रोजेक्ट अपना कम्युनिकेशन प्लान तो बनाता है लेकिन वो अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन अपने स्टेक होल्डर के साथ होगी या अपने अंदर होगी, लेकिन हु विल लुक आफ्टर communication amongst the projects? PMO has an overall communication mechanism established for all the project, how they can communicate with each other. तो ये जनाब पीएमओ का। तो जैसे हमने पहले बात की और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो स्टैंडर्डाइज करता है प्रोजेक्ट रिलेटेड गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रोसेस। प्रोजेक्ट कह लें और कुछ में प्रोग्राम भी होते हैं तो प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं। एंड फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, मेथोडोलॉजीज, टूल्स एंड टेक्निक्स। ये जितनी बातें हमने की हैं उसका लब्बे लुबाव ये है। और जिम्मेदारियों की जहां तक बात आ रही है तो मिनिमम जिम्मेदारी सपोर्ट की है और मैक्सिमम डायरेक्ट की है, डायरेक्ट मैनेजमेंट की है। तो वही जो 3 टाइप्स ऑफ पीएमओ हमने देखी थी, तो सपोर्ट से लेके डायरेक्टिव तक ये सारी जिम्मेदारियां पीएमओ के अंदर आती। ये जनाब हमें यहाँ हम कंक्लूड करते हैं। अभी आपसे कोई बातचीत नहीं हुई है, आप लोगों ने कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो मौका ही नहीं दिया मैंने। तो अभी अगर इसके ऊपर कोई डिस्कशन करनी है, कोई डाउट्स हैं तो वो जरूर डिस्कस करें। जी जनाब। नहीं सोहेल साहब, आपने पीएमओ को काफी तफसील के साथ बताया है, और जिस तरह से मैं स्लाइड को भी देख रहा था कि बज़ाहिर तो स्लाइड के ऊपर 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स थे, लेकिन वो इतने क्लियर नहीं हो रहे थे। लेकिन जिस तरह से आपने एग्जांपल देकर अच्छी तरह से उसको समझाया कि कहाँ का इंटरफेसेस है, क्या चीज उसमें आती है और क्या नहीं आती, कितनी अथॉरिटीज हैं और क्या डिलेमास हैं अभी, सो उससे क्लियर हुआ है काफी। एग्जैक्टली। अगर हम उसको अप्लाई करें देखें कि प्रोजेक्ट्स में ना, तो अच्छा पीएमओ का आपने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया। नहीं मुझे क्लियर है। ओके। एक्चुअली होता ही है जी कि थोड़ा प्रॉब्लम फिर भी कभी कभी रह जाता है। देर देर माइट बी क्वेश्चंस, अगर आप पीएमओ बना में इन्वॉल्व रहे हैं या कोई ऐसी बात होती है तो लोगों के काफी सारे क्वेश्चन होते हैं कि नहीं ये ऐसे तो नहीं हो सकता। ये मतलब वही बात है, माइंड सेट बन जाता है ना एक काम करके। अगर आप पीएमओ में काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टिव में काम करते रहे तो आप कहेंगे जी नहीं ये काम ही ऐसे होता है, ये तरीका ही है। तो वो बात जो है हमें अच्छी तरह समझनी है कि एक्चुअली पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके कि यहाँ पीएमओ का स्टाइल क्या है। अब आप मोबिलिंग में चले जाएं, मोबिलिंग में हर डिपार्टमेंट में पीएमओ एग्जिस्ट करता है, अपना अपना, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना पीएमओ है। लेकिन मैंने ये नोट किया कि मोबिलिंग के जो पीएमओ हैं वो आपस में वेल कनेक्टेड नहीं है, मतलब उनका नेटवर्क नहीं बनता, ना ही उनके ऊपर कोई सेंट्रलाइज्ड पीएमओ बना हुआ है। जो सेंट्रलाइज है वो आईटी का असल में है, वो आईटी डिपार्टमेंट का पीएमओ है जो कि उनकी कुछ रिपोर्टें सबकी इकट्ठी करता है, बट वो सिर्फ बिहेव करता है कि वो सेंट्रल है लेकिन वो सेंट्रल नहीं है। हम्म। तो गवर्नेंस सही। कैसे ट्रांसलेट होगी, अब आईटी वाले को क्या पता कि कौन सी गवर्नेंस की बात हो रही है, वो तो आईटी गवर्नेंस की बात करेगा ना। तो जो बाकी चीजों की ट्रू गवर्नेंस है ट्रू। तो वो नहीं देख सकता। इसी तरह और भी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत बुरा हाल है जनाब इस वक्त पाकिस्तान में, इवन इंटरनेशनली भी पीएमओ का जो कॉन्सेप्ट है कुछ जगहों पे तो बहुत आला चल रहा है। मैंने देखा, मैं पीएमओ ग्लोबल अवार्ड का जज रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, और उसमें जब हाँ। प्रेजेंटेशंस आती हैं
और वो मैं देखता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं कि यार ये लोग इतना आगे निकल गए। इतनी जबरदस्त मैकेनिज्म लोगों ने बनाए हैं, अपनी मेथोडोलॉजीज डेवलप करनी है पीएमओ के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक लोगों को समझ नहीं आई कि कैसे करना है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बता दूं कि दुनिया में सारे इतने अकलमंद नहीं है। वो चंद प्रोजेक्ट्स हैं जो, मतलब जो पीएमओ हैं, जो वहां पे अवार्ड में इतना ऊपर तक जाते हैं। वरना आमतौर पे अमेरिका में भी काम काफी खराब तरीके से हो रहा है और भी जगहों पे काफी खराब हो रहा है, लेकिन वहां बेहतरी के चांसेस ज्यादा इसलिए हैं कि वहां काफी लोग बिलीव करते हैं कि इसका सही तरीका क्या हो सकता है। हमारे यहाँ सही तरीके को सुनना ही कोई पसंद नहीं करता। दैट इज द प्रॉब्लम है। सही बात है सर। जी सर, साजिद साहब, आपके कोई कमेंट्स? जी सर। आसिम, आप सोच रहे हैं अगर कोई और क्वेश्चन है, मैं उतनी देर में दूसरी प्रेजेंटेशन को ऑन करता हूँ। जी जी सर, आप ऑन करें। जी साजिद साहब, आर यू बैक? अच्छा, ये अगला चैप्टर है रोल हम काफी जो लीडरशिप करते हैं, इसमें हम मैनेजमेंट पोजीशन हैं, काफी और इस
सो आई वाज सेइंग, अभी ठीक है आवाज आसिफ? जी सर, अभी सही है। ओके। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो रोल ऑफ पीएम का चैप्टर है ये काफी एक्सटेंसिव है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स पे है, काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको बताया लीडरशिप पे और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में इसमें बात हो रही है, पावर एंड पॉलिटिक्स पे बात होगी, और चीजें हैं इसमें। तो इसको देखते हैं, और जितना आज हो सकता है आज कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाकी कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। अभी काफी सारा तो रोल ऑफ पीएम तीसरा चैप्टर है। ठीक है सर। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये 5 मेन हेडिंग्स हैं। ओवरव्यू है, फिर डेफिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को कहां कहां तक अप्रोच करना पड़ता है, किन किन लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, ये उसके वेरियस स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस बन जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर की कॉम्पिटेंसीज कौन सी हैं, और परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन सबसे बड़ा काम, जैसे शुरू में भी हमने बात की थी, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो असल काम है वो इंटीग्रेशन करना है और थ्रू कम्युनिकेशन करना है, और किसके साथ करना है, स्टेक होल्डर के साथ। तो ये चीज अल्टीमेटली जो लिंक बनता है इसका, वो इंटीग्रेशन ऑफ द ओवरऑल वट एवर इज हैपनिंग इन द प्रोजेक्ट थ्रू कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। ये तीन नॉलेज एरिया जो है ना, इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर, ये प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से इनके अंदर सॉफ्ट स्किल बहुत ज्यादा। डेफिनेशन, सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजर के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हम बात करेंगे, एक बिल्कुल जैसे ओनियन होता है, प्याज होता है, तो प्याज के छिलके के नीचे छिलका, छिलके के नीचे छिलका, तो इसमें वेरियस स्फीयर्स बने हुए हैं। सबसे करीबी स्फीयर उसका कौन सा है, फिर उससे बाहर वाला स्फीयर कौन सा है, उससे बाहर वाला, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट, फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल, फिर इंडस्ट्री, और इस तरह से। फिर हम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करेंगे तो उसके अंदर फिर आ जाएगा टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, लीडरशिप स्किल्स होते हैं, और फिर एक छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अब आप ये नोट कीजिए, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये टेक्निकल, आपको याद होगा मैंने जब पहला जीरो लेक्चर था, पहले वाला सेशन जीरो जो था, जिसमें हम पीएमपी के बारे में बात कर रहे थे, हमने कहा जब पीएमपी आप कर लेंगे तो आपको पीडीयू हासिल करने होंगे, वो 60 पीडीयू, वो दरअसल आपको इन 3 एरियाज में हासिल करने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, और इसमें देखें लीडरशिप स्किल्स एक एक इसमें पूरी डायमेंशन है जो आपको इसमें आला होना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी और बिजनेस को समझना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। खाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टेक्निकल नॉलेज होना काफी नहीं है। अगर आपको सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है तो यू आर ओनली 1/3 ऑफ द होल। खैर जी, और आखिर में हम इंटीग्रेशन की कैसे परफॉर्म होगी पर बात आती है। इंटीग्रेशन में, सॉरी, इंटीग्रेशन के अंदर परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन एट द प्रोसेस लेवल, एट कॉग्निटिव लेवल, एट द कॉन्टेक्स्ट लेवल, और फिर इंटीग्रेशन और कम्प्लेक्सिटी की बात। खैर, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल है। आप नोट कीजिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज सेंट्रल टू एवरीथिंग। आप जिस प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में जब जहां जैसे भी बात होगी, आपका जिक्र जरूर आएगा। बल्कि जिक्र ही क्या आएगा, आपकी मौजूदगी जरूरी होगी। जो भी पूछना चाहेगा वो प्रोजेक्ट मैनेजर से डायरेक्टली बात करके पूछना चाहेगा कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, बेशक वो अंदर से आया हो, बाहर से आया हो, कोई भी आदमी हो। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का की रोल है, भले आपका ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्टर हो ऊपर बैठा हुआ, तो डायरेक्टर हो, तो चेयरमैन हो, वो सब अपनी जगह पे, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी जगह। तो और फिर सारी चीजों का मतलब डे टू डे रनिंग का जिम्मेदार ये है, तो लाजमी बात है कि बड़ा क्रिटिकल रोल है। सारे इल्जामात भी इसी को उठाने पड़ते हैं, सारी जिम्मेदारियां भी इसी को उठानी पड़ती हैं। फ्रंट फेस भी यही है, दुनिया को दिखाने वाला, और सेंट्रल हब भी यही है। अंदर बाहर की कम्युनिकेशन जो होनी है, इसी के पास पास थ्रू होनी है। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल रोल है लीडरशिप के हवाले से प्रोजेक्ट टीम के साथ, इन ऑर्डर टू अचीव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। और मकसद अचीव करना है ना आपका, बेसिकली जो प्रोजेक्ट के मकासद हैं वो अचीव करने हैं। अब वो टीम को कैसे लेके चलना है, मोटिवेशन, टीम वर्क, ग्रुप डायनेमिक्स आ जाती है, सारी मतलब सॉफ्ट स्किल्स हैं
जो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे आने चाहिए। फिर जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा वाज़ेह किस्म का रोल है, दूर से नजर आता है किसी को भी। मतलब आप यूं समझ लें कि आपको क्या कहते हैं, हाइलाइटर लगा हुआ है, पूरी टीम जो काम कर रही है, हाइलाइटर आपके ऊपर लगा हुआ है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। Many project managers become involved in a project from its initiation through closing, which is classically good. ऐसा ही होना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट करता है, एंड दैट्स ऑल। अगर आपने अच्छे कामयाब प्रोजेक्ट करने हैं तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट की ही जिम्मेदारी ले सकता है। कोई दूसरा ऑपरेशनल काम भी नहीं करना चाहिए उसे, कुछ भी नहीं, नो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लग के वो अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करे और उसके बाद उसको रिसोर्सेज मिलते रहें, और जो भी कोई हिसाब किताब है, प्रोजेक्ट मैनेजर तभी पाया तकमील पे काम पहुंचा सकेगा कि वो डेडिकेटेडली अवेलेबल हो और शुरू से आखिर तक कंटिन्यूटी हो, तो बहुत ही आला। लेकिन हमें पता है कि ऐसा कभी कभी मुमकिन नहीं हो सकता। हमने देखा प्रोजेक्ट काफी बड़े लंबे भी होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर छोड़ के भी चले जाते हैं, नया प्रोजेक्ट मैनेजर आके टेक ऑन भी करता है। बट यहाँ पे बड़ी क्रिटिकल आई से देखना होगा कि जो छोड़ के गया है और जो आया है, उन दोनों की समझ में क्या फर्क है। पता चलता है कि नया आने वाला कहता है पिछले वाले ने सब बकवास की थी, वो सब जीरो से मल्टीप्लाई कर देता है और वो फिर नए सिरे से काम शुरू कर देता है। ये तो बड़ी ज्यादती होगी। तो इसका मतलब है कि प्लान तो वही था ना जी, प्रोजेक्ट में प्लान तो वही था। तो वो जो प्लान है, उसी प्लान को आगे लेके चला जाए। तब्दीली करने से हम नहीं रोक रहे हैं, हम तो, वो तो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद होता तो भी तब्दीलियां कर रहा होता। तब्दीलियां तो होंगी, प्रोग्रेसिव लिबरेशन तो होगी, बट एट द सेम टाइम कंटिन्यूटी का होना जरूरी है। अगर बंदे की कंटिन्यूटी नहीं है तो काम की कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर चला जाता है तो अगला वहीं से काम शुरू करे। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। हम ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें, एजाइल की भी बात नहीं कर रहे। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, तो बिल्कुल हर चीज रिकॉर्डेड हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, तो फिर शायद ये मसला ना हो। However, in some organizations, the project manager may be involved in evaluation and analysis activities prior to project initiation. ये वो वाली बात कर रहा है, वो जो हम बिजनेस एनालिसिस के हवाले से बात कर रहे थे, पहले भी जिक्र किया था हमने, कि प्रोजेक्ट मैनेजर अमूमन प्रोजेक्ट मैनेजर से कुछ ज्यादा कुछ कर रहा होता है, कुछ और काम भी कर रहा होता है। और वो काम जैसे बिजनेस एनालिसिस का, एनालिस्ट का काम है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर के काम के शुरू होने से बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। तो कई बार उन्होंने किया होता है कि पहले से ईयर मार्क किया होता है ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, और बिजनेस एनालिसिस भी उसी से करा रहे होते हैं। मतलब अभी प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं हुआ, अभी प्रोजेक्ट कंसीव हो रहा है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर बिजनेस एनालिस्ट के रोल कर रहा है। और इसी तरह कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस एनालिस्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है और वो सारा प्रोजेक्ट को जन्म उसने दिया होता है, और अब जब वक्त आता है काम करने का, वो कहते हैं तुम ही प्रोजेक्ट मैनेजर हो इसके भी। तो मतलब यस, ये दोनों रोल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और कई बार एक ही बंदा दोनों रोल अदा कर रहा होता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अच्छा तभी होता कि ये दोनों अलग अलग लोग होते और आपस में कोलेबोरेट करके काम कर रहे होते हैं। ये तो बेहतरीन बात हो जाएगी, क्योंकि दोनों का काम डिफरेंट है। अगर गौर नोट करेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट का काम प्रोडक्ट के स्कोप के साथ है, प्रोडक्ट के स्कोप, कस्टमर स्टेक होल्डर से इंटरेक्शन उसका बनना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर का इतना इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए स्टेक होल्डर के साथ। अगर बिजनेस एनालिस्ट एग्जिस्ट करता है तो रिक्वायरमेंट्स, जो एक्सेप्टेंस है प्रोडक्ट की, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब कुछ ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और जो प्रोजेक्ट का काम है, जो जो वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का स्कोप, वो प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी में होना चाहिए। लेकिन आमतौर पे प्रोजेक्ट मैनेजर को सभी चीजों का जिम्मेदार समझा जाता है, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो वो बिजनेस सेल्स बनाने में भी इन्वॉल्व होता है, बाकी चीजें करने में भी इन्वॉल्व रहता है। प्रोजेक्ट मैनेजर में ऑल्सो भी इन्वॉल्व इन फॉलो ऑन एक्टिविटीज। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद जब बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू होते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का कोई रोल नहीं है। लेकिन एज अ बिजनेस एनालिस्ट वो वाला काम भी करना शुरू करता है। इसका मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजर कुड हैव बीन इन्वॉल्व मच बिफोर द प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड, एंड could have continue working even long after project has been completed। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजर की टीम वगैरह साथ कोई नहीं होगी, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल जो एक्सटेंड हो गया बहुत पहले से और बहुत आगे तक।
रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर मे वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करती हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, कुछ कहती हैं नहीं जी, प्रोजेक्ट मैनेजर का अलग काम है और उसका अलग काम है। अल्टीमेटली द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल इज टेलर्ड टू फिट द ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम वे दैट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर टेलर्ड टू फिट द प्रोजेक्ट। तो टेलरिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा है और आप अपनी जरूरत के मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजर अपना रोल एज्यूम करता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होना चाहिए कि ये काम क्या है। मेरे हवाले से अगर आप बात करें, मैं ये कहूंगा कि प्रोजेक्ट पीएमपी आप कर लें, लेकिन बिजनेस एनालिसिस भी कर लें। उसका भी पता होना चाहिए कि वो गाड़ी किधर को जा रही है, ताकि वो बीच की आपको समझ आ जाए कि इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है। मतलब मैंने जब बिजनेस एनालिसिस का एग्जाम पास किया तो मेरा बेसिकली मकसद था भी यही कि मैं ये देखूं यार, ये बिजनेस एनालिस्ट किधर किधर जाके प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मिलता है। एक मुझे बड़ी आला किताब मिल गई, प्रोजेक्ट मैनेजर वर्सेस बिजनेस एनालिस्ट, और उसने मेरे सारे डाउट क्लियर कर दिए। ऑल दो वो इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से शायद लिखी तो नहीं हुई थी, लेकिन अ, बुनियादी तौर पे जो फर्क मैं जानना और समझना चाह रहा था और कहाँ पे इंटरसेक्शन है, वो उसने बड़ी अच्छी डिफाइन की हुई थी। तो वो उससे मुझे बड़ा फायदा हो गया। और अब मैं पता नहीं, लोग कहते हैं कि ये अजीब बातें करता है कि जी बिजनेस एनालिसिस भी कर लो, ये भी सर्टिफिकेशन भी कर लो, पैसे लगते हैं उसमें भी, लेकिन आप फिर दो धारी तलवार बन जाते हैं। आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट भी रोल अदा कर सकते हैं, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर भी। और यकीन कीजिए कि ये दोनों बंदे एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते। दे विल हैव देयर डिपेंडेंस ऑन द अदर। तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर आप एक रोल कर रहे हैं तो दूसरे वाले के रोल का भी पता होना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है। और अगर एक ही बंदा कई जगहों पे आपको ये कहा जाएगा दोनों रोल तुम ही अदा करो, तो पता होना चाहिए भाई उसको कौन कौन सा रोल हमने खुद अदा करना है। प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल जो है ना, वो डिस्टिंक्ट है जी फ्रॉम फंक्शनल मैनेजर और ऑपरेशनल मैनेजर। ये बात वो थोड़ा मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर दूं। आपका क्या ख्याल है कि ये जो फंक्शन, अभी प्रोजेक्ट को छोड़ दें, फंक्शनल और ऑपरेशन के दरमियान क्या फर्क है? एक फंक्शन और ऑपरेशन में क्या फर्क है? जी आसिम। जी आसिम, आर यू देयर? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, तो खैर आप जब आते हैं तो फंक्शनल और ऑपरेशनल मैनेजर दो अलग अलग रोल हैं। ऑल दो आम तौर पे हम इसको ऑपरेशनली कहते हैं, ठीक है जी, या फंक्शनली कहते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे हर ऑर्गेनाइजेशन में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग जो कोर बिजनेस संभाल रहे होते हैं, और एक वो सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको। मिसाल के तौर पे, यू आर रनिंग अ हॉस्पिटल, सो द कोर बिजनेस इज हेल्थ। सो दोज हु आर रिलेटेड विद द बिजनेस ऑफ हेल्थ, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ, ये वो, all of these people who are involved in this cycle, they are the operational staff. They actually run the main machinery of that organization. Whereas they also need certain other staff जो इस काम को फैसिलिटेट करता है, इनकी तनख्वाहों का अरेंजमेंट, इनकी जनाब आईटी सॉफ्टवेयर, ये वो हिसाब किताब, कंप्यूटर्स वगैरह, इनका कोई आईटी डिपार्टमेंट होगा, कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, कोई लीगल डिपार्टमेंट होगा। तो ये जितने भी ये फंक्शंस हैं जो फैसिलिटेट करते हैं, फंक्शंस की अपनी जगह पे एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो कोर कोर बिजनेस of that organization is handled by the operational staff. So those people who are uh, in the core operation are, उनमें से आपको ऑपरेशन मैनेजर्स भी नजर आएंगे, ऑपरेशनल स्टाफ भी नजर आएगा। और इसी तरह जो फंक्शनल मैनेजर हैं वो तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मतलब आपके वो आईटी वाला, फाइनेंस वाला, इसका उसका। लेकिन अब ये है, अब एक और ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, फॉर एग्जांपल के कोई एक ऑयल एंड गैस की कंपनी है। क्या काम है जी उनका? ऑयल एंड गैस।
तो रिगें लगाना और खुदाइयां करना और सहराओं में जाके ये सारी कार्रवाई और उनका पूरा स्टाफ और उनकी जो मैनेजमेंट है सारा, दैट इज द ऑपरेशनल स्टाफ, ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं वो लोग। लेकिन फिर वही बात कि जो उनका आईटी का हिसाब देखता है, जो फाइनेंस का, जो अकाउंटिंग का, जो प्रोक्योरमेंट का, वो सारे फंक्शनल सब है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर उनको देखता है वो भी फंक्शनल है। अब ये डॉक्टर जब अस्पताल में था तो ये ऑपरेशनल था, लेकिन यहाँ आके ये फंक्शनल बन गया। आई होप कि ये एग्जांपल आपको अपेरेंटली क्लियर कर देगी फंक्शनल और ऑपरेशन के दरमियान का फर्क। सो फंक्शनल मैनेजर फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट ओवरसाइट। ठीक है जी, मैनेजमेंट ओवरसाइट देता है अपने अपने फंक्शन के हिसाब से फॉर अ फंक्शन और अ बिजनेस यूनिट। जबकि ऑपरेशन मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट बिजनेस ऑपरेशंस आर एफिशिएंट। वो जो मेन कोर बिजनेस है वो सही चल रहा है, वो सही चल रहा है, कोर बिजनेस मशीनरी सही चल रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर एक तीसरा रोल है, बिल्कुल अलग रोल है, डिफरेंट किस्म का रोल है। प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ पर्सन असाइंड बाय द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा जरूरी है इसको समझना। परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने काम करवाना है या करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे को नॉमिनेट करती है कि भाई तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो और तुम इस इनिशिएटिव को लीड करो, ये होगी टीम, इस टीम के थ्रू तुमने ये काम करवाना है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, मकासद प्रोजेक्ट के अचीव करने के लिए। और वो अलग बात है कि उसकी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजिक होगी और हिसाब किताब होगा। तो पहली बात तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज द पर्सन असाइंड बाय द परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? टू लीड द टीम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। तो ये जनाब आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल को डिफाइन कर देता है क्लियरली। वैसे तो हम बहुत सी बातें कर सकते हैं फंक्शनल, ऑपरेशनल और प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले से। प्रोजेक्ट मैनेजर्स फुलफिल न्यूमरस रोल्स विद इन देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात आ गई, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बहुत से काम करता है। पर आप जरा गौर कीजिए ना, प्रोजेक्ट मैनेजर है और वो जनाब कभी तो निगोशिएटर बना बैठा हुआ है, कभी वो मोटिवेटर बना हुआ है, कभी वो प्योरली मैनेजर बना हुआ है, तो मतलब लीडर बना हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ रोल्स एज्यूम करता रहता है। These roles reflect the project manager's capabilities and are representative of the value and contribution of the project management profession. अब आप यहाँ पे ये समझेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू बी जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन एंड जैक ऑफ ऑल। नन कहने का मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजर, जैसे उर्दू जुबान नहीं है लश्करी जुबान, प्रोजेक्ट मैनेजर को टेक्निकल चीजों का भी पता होना चाहिए, स्ट्रेटजी का भी, बिजनेस का भी, हर चीज में एक बैलेंस हो। अपना तो खैर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का की चीजें तो वो जानता ही हो, लेकिन मैं तो यहां तक कहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। मतलब अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स की ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो आप तमाम डिपार्टमेंट्स का एक एक बंदा भी साथ बिठा दें, उनको भी तो पता चले प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या है। और इसी तरह जब उनकी ट्रेनिंग होती है उनमें भी कोई थोड़े बहुत प्रोजेक्ट मैनेजर बिठा दें, ये बड़ा जरूरी होता है। और मैं अपना साजिद साहब अगर बैठे हों तो वो इस चीज को सेकंड करेंगे। फौज में जो आर्म फोर्सेस हैं इनमें ये चीज बड़ी कॉमन है। भले हम उनको कहते तो बहुत कुछ है कि जी वो ब्यूरोक्रेटिक, वो क्या कहते हैं, ऑटोक्रेटिक हैं और ये और वो है, लेकिन उनका बहुत जबरदस्त सिस्टम है। वो ये काम बड़ा आला करते हैं। क्रॉस फंक्शनल ये जो सिस्टम है ना, कि मतलब मैं जनाब इन्फेंट्री में हूं, अब जनाब मुझे उन्होंने एक्सपोजर देना है दूसरी आर्म्स का भी और इसका उसका, तो दे विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, एवरी सोल्जर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट एंड डू कोर्सेज ऑफ अदर फंक्शंस, राइट। आई वाज इन कोर ऑफ इंजीनियर्स, कोर ऑफ इंजीनियर्स की तो जो मैं ट्रेनिंग्स कर रहा था इंजीनियरिंग की वो तो कर ही रहा था, साथ मैंने कोर ऑफ सिग्नल्स की भी एक दो ट्रेनिंग की, मैंने जो सर्विसेज की भी एक आध ट्रेनिंग की। इसी तरह आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ये भी आपस में एक दूसरे के साथ इसी तरह इंटरेक्ट करते हैं। हमारे साथ जो लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं कैडेट के लिए, तो अलग अलग अकेडमीज हैं, एयरफोर्स की अलग अकेडमी है, आर्मी की अलग है। इंटरेस्टिंगली व्हाट दे डू इज कि इन ईच अकेडमी से के 300 बंदा है आर्मी की अकेडमी में, उसमें से 4-5 बंदे नेवी के भेज देते हैं,
4-5 बंदे एयरफोर्स के भेज देते हैं जो एक आध साल यहाँ लगाते हैं, इन लोगों के साथ ट्रेन होते हैं एक आध साल, फिर वो वापस अपने मेन उसमें चले जाते हैं। इसी तरह हमारे कुछ बंदे वहां गए होते हैं, वो वापस आते हैं। ये चीज इतनी यूजफुल है कि उसके नतीजे में अ, एक दूसरे अक्रॉस आर्म फोर्सेस उन लोगों को पता चलता है। आई एम सॉरी, नेट की खराबी की वजह से शायद आवाज रुक गई थी। जी आसिम, आवाज आ रही है कि नहीं? आसिम लगता है डिस्कनेक्ट हो गए। मतलब आवाज आपकी मुझे तो आ रही है। अच्छा, आसिम डिस्कनेक्ट हो गए थे गालिबन। आसिम आ गए आप वापस? सर मैं ऑन ऑफ होता जा रहा हूँ डिस्कनेक्ट, क्योंकि मैं वो मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है ना 4G पे, तो वो कभी 4G से 2G हो जाता है तो अच्छा, मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। ओके। आपकी स्लाइड्स मुझे नजर आ रही है, फिर आवाज आना बंद हो जाती है, तो नो वरीज, मैं आपके साथ ही हूँ। सर मुझे आज एक बात की अभी अभी ऑडियो दोबारा बेहतर हो कनेक्ट, गई बात? आई एम नॉट श्योर आपको मेरी आवाज आ भी रही है नहीं आ, आ रही। आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। क्या हुआ लेकिन आप ना बोलें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे लगता है आप नशा करके आए हुए हैं। आप? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, मैं भी ये हैरान था कि ये शायद इस स्टेट में हो तो आपका लेक्चर सही समझ आएगा। नहीं, एक बात यार सर। ये ट्रिक तो पहले क्यों नहीं बताई? सर इसका मतलब है कि 4G से 2G जब जाता है तो बंदा ऐसा हो जाता है। नहीं, वो 4G से नहीं 5G में जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है सर। अच्छा जी, खैर आसिम आप अभी सिर्फ सुनिए, बोलिएगा नहीं, नहीं तो कोई मसला हो जाएगा। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की, और ये मेरा ख्याल है कि साजिद साहब भी सुन रहे थे और उन्होंने सपोर्ट करेंगे इस बात को कि इसका बहुत जबरदस्त फायदा होता है कि आप और आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल। जी बोलिए, अभी आप ठीक है आवाज? जी आसिम, ओके, चलें आगे चलते हैं। तो एक तो ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन की कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के हवाले से ये आप आपस में इंटरेक्ट करने का जो हिसाब किताब है। इसकी एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं, लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे पास। वी वर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मैपिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। बड़ा प्रोजेक्ट था, और हाईली टेक्निकल। किसी को दुनिया में बहुत कम लोगों को इसकी उस जमाने में समझ थी। अब तो खैर जीआईएस के बड़े एक्सपर्ट निकल के मार्केट में आ गए हैं, उस जमाने में कोई भी नहीं होता था। तो ये ट्रेन करने थे हमने, एक सिस्टम लगाना था आर्मी में और सारा हिसाब किताब करना था। और लाजमी बात है कि पूरे पाकिस्तान के नक्शे उसके अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली बनाने थे और उनका जीआईएस डेवलप करना था सारा कुछ। तो कोई 5 साल के लिए हमने उसके ऊपर काम किया, और उसमें हमारे पास टोटल मेरा ख्याल है कितने 8-10 लोग थे। 10 लोग थे या 11 लोग थे मेरा ख्याल है। टोटल 11 ऑफिसर्स थे, और बाकी तो स्टाफ था, हर एक बंदे के साथ दो दो चार चार का स्टाफ था। मशीनों पे काम करना था, कोई लंबी चौड़ी फौज तो चाहिए कोई नहीं थी। अब मसला ये था कि अब इनकी ट्रेनिंग कैसे की जाए, क्योंकि ये टोटल बंदे इतने ही थे कि जितने सिस्टम्स थे, तो हर बंदे का काम स्पेशलाइज था। और कोई समझ नहीं आ रही थी कि अगर इनमें से एक बंदा भी कहीं चला गया, फौज ने वापस बुला लिया या कोई और काम हो गया, तो ये सिस्टम वहीं रुक जाएगा। तो वहां पे फिर हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सोल्यूशन निकाला, और ये सोल्यूशन हमने वहां पे इस्तेमाल किया। वो ये किया कि हमने देखा कि हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर, आई मीन मेन मेजर कैटेगरीज ऑफ सिस्टम्स आर देयर। और क्योंकि ट्रेनिंग हमने उसके हिसाब से देनी थी, तो उनको हमने कहा 8 सिस्टम्स हमारे वहां पे बने, 8 मेजर सिस्टम्स बने। उन 8 सिस्टम्स के ऊपर हमने एक एक ऑफिसर लगा दिया,
और 3 ऑफिसर जो थे वो एक सिस्टम मैनेजर हो गया, एक डाटा मैनेजर हो गया, एक ओवरऑल कमांडर हो गया। तो बाकी जो 8 लोग थे, उन 8 लोगों को हमने ग्रुप कर दिया दो दो को, जिनके काम एक दूसरे से किसी हद तक कहीं ना कहीं ओवरलैप करते थे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे स्कैनिंग और डाटा एंट्री वाला जो काम था उसको दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। डाटा बेसिस के साथ जो डील करना था और उनकी मैनिपुलेशन और एनालिसिस था उनको ग्रुप कर दिया गया। जिन लोगों ने प्रिंट करने थे, प्रिंटिंग का स्केल और वो सारा हिसाब किताब वो वाले, और वो एक ग्रुप अलग कर दिया गया। तो कहने का मकसद है कि हमने दो दो के ग्रुप बना दिए और हमने ये रिकमेंड किया कि ये दोनों बंदे जो हैं ये दोनों तरफ की ट्रेनिंग करेंगे। नाउ दिस वाज सच अ नाइस डिसीजन। हमने उन दो दो बंदों को दो दो ट्रेनिंग्स करवाई और जब वो वापस पाकिस्तान आ गए और उन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेन कर लिया, उन्होंने अपने अपने स्टाफ को ट्रेन कर लिया, वो भी क्रॉस क्रॉस करके ट्रेन कर लिया। इसके बाद अब ये था कि अगर एक बंदा कहीं छुट्टी जाना होता था, दूसरा कहता मैं संभाल लूंगा। उसको पूरी तरह पता था कि ये काम कैसे होना है। उसके बाद खैर हमने वो आर्मी से ये भी किया कि इन लोगों को पोस्ट ना किया जाएगा। आर्मी ने तो साल 2 साल बाद निकाल देना होता है। तो उनसे हमने कहा कि जी इनको 5 साल के लिए हिलाया ना जाए। तो खैर वो 5 साल तो खैर नहीं मिले, लेकिन 4 साल कम अज कम हमने उन लोगों को वहां रोके रखा, जिसके अंदर वो एक तो उस वक्त का काम ऐसे चलता रहा। उसके बाद जो नए लोग बीच में आके चेंज होना शुरू हुए दूसरे तीसरे साल में, तो जो चेंज होने वाले थे उनको भी साथ साथ हम उस रंग में रखते चले गए। और आप यकीन कीजिए कि इतनी स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि वो इदारा आज भी चल रहा है। और आज भी मतलब ये कोई 20 साल से ऊपर हो गए हैं उसको चलते हुए, आज भी उसमें वही स्किल लेवल बल्कि उससे एनहांस स्किल लेवल आगे बढ़ता जा रहा है। कहीं पे स्टॉप नहीं हुआ कि जो बंदा चला गया था कम रुक गया। कंसिस्टेंटली वो चीज जो है वो जैसे कहते हैं ना कि सरवाइव कर रही है, सस्टेन कर रही है। तो उसका उसका ये तरीका है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल तो आप देख लीजिए कि किस किस्म का है। और यही बात जो हमने पहले भी जिक्र आया था कि जी प्रोजेक्ट मैनेजर ही अगर चेंज हो जाए तो इतना की रोल पे बैठा हुआ बंदा आप बर्दाश्त कर सकते हैं ये चेंज हो जाए? तो कोई ऐसा मैकेनिज्म बना के देके जाना है जो सस्टेन कर पाए उसको, फौरी तौर पे वो वहीं से पिक कर ले और वहां से आगे चलना शुरू कर दे। इस तरह का सिस्टम बनाना है। इसको बैक ऑफ द माइंड से जरूर रखें। So these roles reflect the project manager's capabilities and are representative of the value and contributions of the project management profession. ये जितने भी हमने बात की कि न्यूमरस रोल वो करता है, इसमें हम रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले आप ओनियन को देख लें जो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। इसको आप अपने जाविये से देखें, अपने तरीके से ग्रुप करें, मगर सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर के क्लोजेस्ट लोग हैं उनको पहले सर्कल में रखें या सेकंड सर्कल में रखें। प्रोजेक्ट मैनेजर खुद है, उसके बाद उसकी टीम है, उसके बाद और लोग, फिर और लोग, फिर और लोग, ये ओनियन फैलता जाएगा। जिस तरह इसने ग्रुप किया है मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये कोई हतमी शक्ल नहीं है। मैं अपने तौर पे जब करता हूं मैं कहता हूं जी प्रोजेक्ट मैनेजर एंड हिज स्टाफ, ये एक ग्रुप हो गया। फिर आउटसाइड ये है विद इन दी प्रोजेक्ट जो लोग बैठे हुए हैं। फिर आउटसाइड ऑफ दी प्रोजेक्ट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कौन कौन लोग हम में इंटरेस्टेड है, कौन कौन हमारा स्टेक होल्डर है, और जो प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजर तो प्रोजेक्ट का पार्ट है। जो प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर होता है वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठा होता है, वो प्रोजेक्ट का के अंदर नहीं बैठा होता। वो हो गया। फिर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपसे इंटरेक्ट करने, सारे डिपार्टमेंट नहीं, सिर्फ वो डिपार्टमेंट और वो लोग जिनका आपसे प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्शन होना है, वो आपके स्टेक होल्डर हैं। तो वो आपका अगला स्फीयर वो आ जाता है। फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर जो दूसरे एग्जिस्ट करते हैं, कोई आपसे ऊपर का लेवल, कोई नीचे का लेवल, कोई दाएं बाएं, इन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है। रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, रिसोर्स मैनेजर है, एचआर वाला है, कॉन्ट्रैक्ट और वो प्रोक्योरमेंट्स वाले हैं, ये डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन बन जाता है। ये सारे इंटरेक्शन बना लें आप जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हैं। फिर आप चले जाएं आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आपका कस्टमर, एंड यूजर,
इन दोनों के दरमियान एक पूरी सप्लाई चेन चलती है, कस्टमर से लेके एंड यूजर तक जो जो लोग हैं वो सब आपके स्टेक होल्डर हैं। इसके अलावा फिर जो काम आपने करना है उसके लिए आपको ठेकेदार भी चाहिए होंगे, कुछ काम आपने बाहर से करवाने होंगे। वो किस काम के लिए चाहिए? कुछ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए, कुछ सप्लाईज देने के लिए, कुछ फिजिकल कोई आपका काम सबलेट करना है उसके लिए। तो वेंडर्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दीज ऑल आर योर स्टेक होल्डर। और इसके अलावा और भी स्टेक होल्डर्स की एक बड़ी लंबी लिस्ट है। कुछ स्पेसिफिक स्टेक होल्डर होते हैं, कुछ जनरल स्टेक होल्डर होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एमी स्टेक होल्डर है हर चीज का, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान स्टेक होल्डर है, मीडिया स्टेक होल्डर है, पॉलिटिशियंस किसी ना किसी तरह से स्टेक होल्डर है। तो मतलब ये है कि ये डिफरेंट स्फीयर्स हैं। अब देखना ये है कि कौन किसको कहाँ इन्फ्लुएंस करता है। तो देखें, इन्फ्लुएंस दोनों तरह की है। उनकी तरफ से आपको इन्फ्लुएंस भी है और आपकी तरफ से उनको इन्फ्लुएंस भी है। जब आपको पता है कि ये लोग मुझे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या मेरे प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो आपने अब इनके साथ एक रिश्तेदारी कायम करनी है ना, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। ये सब स्टेक होल्डर है, इन सब स्टेक होल्डर के साथ आपने कोई रिश्तेदारी कायम करनी है। वो जो आपका रिश्ता है इन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, वो आपका इन्फ्लुएंस है। किसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, अब ये स्टेक होल्डर का पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, जिसमें ये बात की गई। मैंने बताया आपको स्टेक होल्डर एक, उनको कैसे एंगेज किया जाए और कैसे उनके साथ ताल्लुकात रखे जाए, और फिर कम्युनिकेशन कैसे की जाए, वो एक अलग नॉलेज एरिया है हमारे पास। तो ये दो एरियाज जो हैं वो सुपर इम्पोज करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की ह्यूमन रिसोर्स जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उसको। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, या अपना आप बनाए अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। आसिम तो गायब हो गए साजिद साहब, गालिबन डिस्कनेक्ट हो गए। उनकी हालत काफी खराब थी। जी जी सर, और उनकी वो वैसे तो वो बड़ा बड़ा शरीफ आदमी है, सर नमाजी किस्म का आदमी है, लेकिन वो मेरा ख्याल है वॉइस क्वालिटी कुछ ऐसी थी, लग रहा था कि वो टोन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसका है वो नेक आदमी बेचारा। है। मेरा ख्याल है यही रोक दें फिर, क्या क्या क्योंकि अभी वो सिर्फ मेरे लिए आप जारी तो ना रखें। जी 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 सही। और हाँ, तो फिर ये है कि अगर वो नहीं आता ना अगले 5 मिनट में, जी जी तो फिर 5 मिनट की ब्रेक कर लेना, जी बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक है। ब्रेक कर ले। और इफ ही डजंट टर्न अप आफ्टर 5 मिनट, दैट मीन्स कि वो कुछ ओवर ड्रंक हो गए। ठीक है, चलें जी, लेट्स हैव अ